हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशाल सोनोने पाटिल, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर सीजीएल 17 और प्योर लर्निंग ऐप पे आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे कि अभी इस ऐप पे हम जीएस मंत्रा में जीएस प्रिपरेशन कर रहे हैं। जैसे कि हम बायोलॉजी, केमिस्ट्री, हिस्ट्री में अभी हम मॉडर्न इंडिया स्टार्ट किया है। हमने डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर खत्म हो चुका है। देन हमने एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया स्टार्ट किया था, उसमें भी हमने पोर्तुगीज़ के बाद जो डच आए, डच के बाद जो ब्रिटिशर्स आए, वहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आज हम देखेंगे डैनिश आएंगे, ठीक है। ब्रिटिशर्स के बाद डैनिश आते हैं, देन डैनिश के बाद फ्रेंच आते हैं। ये दो चीज़ें हम यहाँ पे आज पढ़ने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, तो आपको बहुत अच्छे से देखना है और आपको बहुत सारी कंसेप्ट क्लैरिटी होने वाली है। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के बच्चों की लेक्चर समझ में आने वाला है। इफ़ यू आर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम ऑल्सो, देन ऑल्सो यू विल लर्न ऑल थिंग्स, बिकॉज even if some things are in Hindi, here some things are written in Hindi, I will explain you it in English and just you make changes in your notes, okay, according to that. तो यदि आप हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों से, तो दोनों को ही इससे फ़ायदा होने वाला है। कोई भी डरने वाली बात ज़रूर नहीं, पूरे का पूरा बायलिंगुअल होने वाला है, ठीक है। ये नोट्स आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी, ठीक है। चलो फिर, ओके। जैसे कि हमने कल तक देखा था कि डैनिश लोग जो थे, ठीक है, ब्रिटिशर्स आ चुके थे, अभी डैनिश। ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। फर्स्ट पोर्तुगीज आए, पोर्तुगीज के बाद डच आए, डच के बाद आपके ब्रिटिशर्स आ चुके हैं। अब ब्रिटिशर्स आने के बाद जो नेक्स्ट आते हैं वो डैनिश आते हैं। ये कौन आ रहे हैं? यूरोप से इंडिया में आ रहे हैं लोग। ये व्यापार करने के लिए आ रहे हैं, ट्रेड करने के लिए आ रहे हैं, ओके। यू शुड नो द सीक्वेंस। फर्स्ट पोर्तुगीज केम, देन डच केम, एंड देन ब्रिटिशर्स केम, एंड देन फोर्थ वन इज डैनिश, एंड फिफ्थ वन विल बी फ्रेंच पीपल, ओके। सो डेनमार्क के निवासी को डेन्स कहा जाता था, या इंग्लिश में डेनिश कहा जाता था। द पीपल हु वर लिविंग इन डेनमार्क इज अ कंट्री इन यूरोप। द पीपल हु एक्चुअली नाउ आल्सो दे लिव, हु इज लिविंग इन डेनमार्क, दे आर कॉल्ड एज Danish or Danes, okay. In 1616 डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश्ड, ठीक है। 1616 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्ट हुई। जैसे कि हमने देखा कि 31 दिसंबर 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्ट हुई थी, उसी तरह से 1616 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश हुई, ठीक है। 1620 में फर्स्ट फैक्ट्री उनकी कहाँ पे हुई? त्रिंकोबार, केरला में। दे एस्टेब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया, वेयर इन त्रिंकोबार, केरला, ओके, ठीक है, इन 1620, ओके। ईयर इज दैट, मतलब आपको साल इतना याद रखने की जरूरत नहीं, बट एक सीक्वेंस 1616 कि भैया सीक्वेंस आपको पता चले। जो इंपॉर्टेंट ईयर्स है वो मैं आपको बता दूंगा, ओके। 1676 में दूसरी फैक्ट्री उन्होंने सेरामपुर, बंगाल में स्थापित की, ओके। देयर सेकेंड फैक्ट्री वे इन सेरामपुर, बंगाल। सेरामपुर इज वन प्लेस इन बंगाल। दे एस्टैब्लिश देयर सेकेंड फैक्ट्री देयर, ओके, सेरामपुर, बंगाल में। देन भारत में इनके दो व्यापार थे। दे वर डूइंग मेनली टू ट्रेड्स इन इंडिया। फर्स्ट वन वाज चाय का व्यापार, एंड सेकेंड चीन के साथ व्यापार। फर्स्ट वन वाज टी ट्रेड। दे वर डूइंग ट्रेडिंग इन टी, ओके। टी ट्रेड इज देयर वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट ट्रेड, ओके। एंड सेकेंड ट्रेड वाज दे वर डूइंग ट्रेड विथ चाइना। दिस टू ट्रेड्स दे वर डूइंग, ओके। तो डैनिश लोग ये दो ट्रेड करते थे। एक था चाय का व्यापार करते थे और दूसरा चीन के साथ व्यापार, क्योंकि इंडिया है, इंडिया के नज़दीकी चीन है, तो वो चीन के साथ भी व्यापार करते। ये उनके दोनों ट्रेड थे, ठीक है। इन्होंने कुछ ज़्यादा इंपैक्ट नहीं डाला है इंडियन हिस्ट्री में, इसलिए हम ज़्यादा डैनिश लोग, आपको भी पता होगा कि हम डैनिश लोगों का ज़्यादा हमें पता ही नहीं होता कि अरे डैनिश आ चुके हैं, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा इंपैक्ट डाला ही नहीं इंडियन हिस्ट्री पे, इसलिए डैनिश लोगों का ज़्यादा हमें पढ़ना भी नहीं पड़ता, ठीक है। जैसे कि 1745 में इन्होंने क्या किया? अपना व्यापार अंग्रेजों को सौंप कर डेनमार्क वापस लौट गए, ठीक है। व्हाट दे डिड in 1745, they gave their all trade to Britishers and left, ओके। दे वेंट टू देयर होम, दैट इज डेनमार्क, ओके। वो अपने घर डेनमार्क चले गए, ठीक है। इतना हो चुका। तो डैनिश लोगों का कुछ ज़्यादा हिस्ट्री इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए बस हम इतना ही पढ़ना है। देन आता है फ्रेंच, ओके। फ्रेंच यानी हिंदी में फ्रांसीसी लोग। एक्चुअली फ्रेंच लोगों का 3 वॉर है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 एंग्लो फ्रेंच वॉर होता है, वो ब्रिटिशर्स लोगों के साथ वॉर करते हैं, उनको 3 कर्नाटक युद्ध भी कहा जाता है, वो इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो देखो, फ्रेंच के बारे में अभी हम पढ़ लेंगे, ठीक है। 1664 भारत में आने वाला पहला फ्रांसीसी कोलबर्ट था, ठीक है। आपको हमेशा याद रखना है कि कोई भी फर्स्ट जो आने वाला होता है ना, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि पोर्तुगीज कौन आया था? फर्स्ट वास्को द गामा आया था, ठीक है। उसी तरह से भैया ब्रिटिशर कौन फर्स्ट आया था? जॉन मिल्टन आया था ना, वो आया था, ठीक है। देन अकबर के दरबार में रॉल्फ फिट्ज गया था सबसे फर्स्ट, है ना। ये सारी चीज़ आपको याद रखनी होती है, ठीक है। वैसे ही फ्रेंच जो है वो सबसे पहले कौन आया है? वो आया है आपका कोलबर्ट आया, ठीक है।
फर्स्ट पोर्तुगीज आए, देन डच आए, देन ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स के बाद डैनिश आए, और फिफ्थ सबसे लास्ट कौन आ रहे हैं आपके फ्रेंच आ रहे थे कि 1664 साल चल रहा है। 1498 में पोर्तुगीज आए थे, ठीक है। 1664 में भारत में आने वाला पहला फ्रांसीसी कोलबर्ट था। अभी ये ओके, द फर्स्ट फ्रेंच हु विजिटेड इंडिया इन ही वाज कोलबर्ट, ओके, द ईयर वाज 1664 फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, ओके। कोलबर्ट कौन था? यह फ्रांस के शासक लुईस 14 का मंत्री था। फ्रांस के जो शासक थे, फ्रांस के जो किंग थे उस टाइम, जिनका नाम था लुईस 14, उनका मंत्री था कौन? कोलबर्ट, ठीक है। मिनिस्टर ऑफ किंग लुईस 14, ओके, ही वाज द मिनिस्टर ऑफ किंग लुईस 14, ओके, फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। इन 1664 यानी सेम साल में, सेम ईयर में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी स्टेब्लिश, जैसे कि 1600 में आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्ट हुआ था, उसी तरह से 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्ट हुआ। अब सभी कंपनी को ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो यूरोप है उसके ईस्ट में इंडिया आता है, इसलिए उसको ईस्ट इंडिया कंपनी, अपने मतलब जैसे डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ऐसे कहा जाता है, ठीक है। तो 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्ट हुआ भाई। The main important thing, this French East India Company, it was governed by फ्रांस गवर्नमेंट, ठीक है। इसको चला कौन रहा था? इसको फ्रांस गवर्नमेंट चला रही थी, ठीक है। ये नहीं था कोई प्राइवेट लोग इसको चला रहे, जैसे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राइवेट लोग चला रहे थे, ठीक है। वैसे ही डच ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ प्राइवेट लोग चला रहे थे। ऑफकोर्स उन्होंने परमिशन गवर्नमेंट से ली, लेकिन चला कौन रहा था? प्राइवेट लोग चला रहे थे। लेकिन फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी में ये हुआ कि भैया पूरी तरह से गवर्नमेंट चला रही है, ठीक है। जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1857 तक कुछ जो प्राइवेट लोग हैं ना वो चला रहे थे, ऑफ कोर्स परमिशन ब्रिटिश मतलब क्वीन या किंग जो भी है उस टाइम उनका लेते हुए। 1857 में ने क्या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास चला जाता है पूरा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको हम बाद में हिस्ट्री में देखने वाले हैं, ठीक है। ये दोनों का डिफरेंस है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ये पूरी तरह से गवर्नमेंट चला रही है, इसीलिए जो कोलबर्ट है ना भैया, ये मंत्री है, समझ रहे हो बात को? ये मिनिस्टर है, ये कोई जैसे वास्को द गामा कोई मिनिस्टर नहीं था पोर्तुगीज लोगों का, जॉन मिल्टन भी कोई मिनिस्टर नहीं था, ठीक है। लेकिन ये कोलबर्ट मिनिस्टर थे, ये गवर्नमेंट चला रही है, ठीक है। जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका एक्चुअल नाम क्या है? कंपनी द इंडस ओरिएंटल। ये यहाँ पे गलत हुआ तो इसको मैंने कट कर दिया, यहाँ पे ओरिएंटल लिखा है, ठीक है। कंपनी द इनसे ओरिएंटल, कंपनी द इनसे ओरिएंटल, ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का एक्चुअल नाम है, ठीक है। कोई बात नहीं, ओरिएंटल यानी पूर्व, यानी ईस्ट होता है, इसलिए ओरिएंटल होता है, ठीक है। 1668 में पहली फैक्ट्री उन्होंने सूरत में स्थापित की। आपको फर्स्ट फैक्ट्री हमेशा पता होनी चाहिए, याद रखनी चाहिए। जैसे कि आप लोग को पता है कि जो ब्रिटिशर्स है उन्होंने फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री भी सूरत में लगाई। ऑफकोर्स फर्स्ट टेम्पररी फैक्ट्री उनके मुसलेपट्टम में रही है, लेकिन फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री उनकी सूरत में रही है, ठीक है। तो परमानेंट फैक्ट्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए आप कह सकते हैं कि भैया ब्रिटिश लोगों की भी फर्स्ट फैक्ट्री सूरत में, ठीक है। वैसे ही फ्रेंच लोगों की भी फर्स्ट फैक्ट्री सूरत में रही। सूरत कहाँ पे? गुजरात में है। 1669 में उन्होंने दूसरी फैक्ट्री कहाँ पे लगाई? मुसलेपट्टम में स्थापित की, ठीक है। ये फर्स्ट फैक्ट्री वगैरह वगैरह आपको चीज़ें हर एक इसकी याद रखनी होती है, ठीक है। देन 1672 में जो फ्रेंच गवर्नर था कौन? फ्रांसिस मार्टिन। ये फ्रांसिस मार्टिन है फ्रेंच गवर्नर, ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ओके। हु? फ्रांसिस मार्टिन। यह फ्रांसिस मार्टिन क्या करता है? इसने शेर खान लोधी पर आक्रमण कर पुदुचेरी गांव प्राप्त किया। व्हाट फ्रेंच गवर्नर फ्रांसिस मार्टिन डिड? ही अटैक्ड ऑन शेर खान लोधी। इन इंग्लिश आल्सो आई रिटन शेर खान लोधी। ही अटैक्ड ऑन शेर खान लोधी एंड ही टुक पुदुचेरी विलेज फ्रॉम हिम, ओके। ये पुदुचेरी विलेज बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, क्योंकि यही पुदुचेरी बाद में राजधानी बन जाता है, कैपिटल बन जाता है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पुदुचेरी ना, ये आज की डेट में जो पौंडीचेरी है तमिलनाडु में, ये वही पुदुचेरी गाँव है, ठीक है, ओके। देन फ्रेंच गवर्नर फ्रांसिस मार्टिन, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर एक्चुअली ऑफ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ही अटैक्ड शेर खान लोधी एंड ही टुक पुदुचेरी विलेज फ्रॉम हिम, ओके। इन 1674 फ्रेंच ने पुदुचेरी को अपना राजधानी बनाया, ओके। इन 1674 व्हाट दे डिड? दे मेड दिस पुदुचेरी एज देयर कैपिटल, ओके। साल इतना याद रखने की जरूरत नहीं होती है, ईयर्स इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगा, बट इसको आपको बार बार रिवाइज करो, डू रिविजन मल्टीपल टाइम्स, ओके। देन यहाँ पे जो पुदुचेरी है ना, यहाँ पर उन्होंने फोर्ट लुइस किला बनाया था, ठीक है। व्हाट दे डिड? दे बिल्ड फोर्ट लुइस, okay, this fort they built in Puducherry, who French East India Company, ठीक है। इन 1690 to 1692 ये 2 साल में फ्रांसीसियों यानी फ्रेंच लोगों ने शाइस्ता खां से बंगाल का
चंद्रनगर, इंग्लिश में भी मैंने लिखा है चंद्रनगर प्राप्त किया। ओके, व्हाट फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी डिड, दे टूक चंद्रनगर ऑफ बंगाल। Okay, Chandranagар is one like village, okay, one place. They took Chandranagар of Bengal from शाइस्ता खां। Who was शाइस्ता खां? शाइस्ता खां was सूबेदार ऑफ बंगाल। ठीक है, शाइस्ता खां जो कि सूबेदार था बंगाल का, उससे उन्होंने बंगाल में, ऑफ कोर्स वो बंगाल का सूबेदार, तो बंगाल में उन्होंने उससे चंद्रनगर लिया। ठीक है, चंद्रनगर ये उन्होंने विलेज ले लिया। ठीक है, 1693 में डचों ने पुदुचेरी का लगभग 5 साल तक अधिकार किया। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, पुदुचेरी जो पुदुचेरी है ना, इसको आज के डेट में पौंडीचेरी कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंच लोगों के लिए इंडिया के अंदर। तो इस पुदुचेरी को 5 साल तक, क्योंकि वहाँ पे अभी डच भी है, ठीक है, पुर्तगीज भी है, ब्रिटिश भी है, ये इस साल में 1693 में डैनिश वगैरह सब लोग हैं, ठीक है, लेकिन डच लोगों ने इस पुदुचेरी पर लगभग 5 साल तक तब राज किया था। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। बट फिर से पुदुचेरी फ्रेंच लोगों के पास चला जाता है। ओके, डच पीपल they ruled Puducherry for 5 years in 1693. Actually Puducherry was capital of French East India Company, but Dutch people, they ruled Puducherry for 5 years. So for 5 years the French East India Company was not having Puducherry. Okay, but in 1697 what happened, there was one treaty of Ryswick। ठीक है, रिजविक की संधि हुई और इस रिजविक की संधि के तहत फ्रेंच गवर्नमेंट को फिर से पुदुचेरी मिल गया। ओके, अकॉर्डिंग टू ट्रीटी ऑफ रिजविक फ्रेंच गॉट पुदुचेरी अगेन, यानी उनको अपनी राजधानी फिर से वापस मिल गई। लेकिन बीच में 5 साल भैया फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के पास उनकी राजधानी नहीं थी, वो किसके पास थी, वो डच लोगों के पास थी। डच लोगों ने, वो जो कि सेकेंड टाइम इंडिया में कोई आया है तो वो डच है, पहले पुर्तगीज आए फिर डच आए थे, वही ये डच है। ठीक है, ये बात है आपको याद रखनी है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात स्टार्ट हो रही है भैया एंग्लो फ्रेंच वॉर, यानी ठीक है, ये एंग्लो फ्रेंच वॉर आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हों को हिंदी में अंग्रेज फ्रांसीसी संघर्ष कहा जाता है, और यही जो एंग्लो फ्रेंच वॉर है ये कर्नाटक वॉर से भी जाने जाते हैं। तो यहाँ पे ये 3 एंग्लो फ्रेंच वॉर है वो आपको इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी उनको फर्स्ट कर्नाटक वॉर, सेकंड कर्नाटक वॉर, थर्ड कर्नाटक वॉर, या फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वॉर, सेकंड एंग्लो फ्रेंच वॉर और थर्ड एंग्लो फ्रेंच वॉर भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये मतलब एक ही चीज़ है, उनको अलग अलग नाम दिए गए। ठीक है, लेकिन ये 3 वॉर आपको याद रखने हैं यदि आप फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का हिस्ट्री का स्टडी कर रहे हैं अपने इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो अंग्रेज फ्रांसीसी संघ भैया क्यों स्टार्ट हुए? ठीक है, ये स्टार्ट क्यों हुआ? ठीक है, कोई भी वॉर है तो उसके स्टार्ट होने के पीछे कुछ ना कुछ तो वजह होती है। जैसे हमारा और पाकिस्तान का वॉर होता रहता है तो कुछ ना कुछ वजह है। ठीक है, तो वैसे ही भैया ये अंग्रेज फ्रांसीसी संघर्ष क्यों शुरू हुआ? उसका शुरू होने का मकसद यही था, यह संघर्ष ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध से शुरू हुआ। Okay, why actually this Anglo-French struggle started? It started because of war of successorship for Austria. This is Austria, not Australia. Australia is different country. Okay, Austria is in Europe and Australia is different continent actually, and they are far away from each other. Okay, Austria और Australia बहुत दूर है एक दूसरे से। Austria यूरोप में आता है और Australia एक अलग ही खंड है। ठीक है, तो ये जो सक्सेसरशिप भैया ऑस्ट्रिया, यानी भैया ऑस्ट्रिया किसके पास रहेगा? जैसे कि अभी होता है ना कि भैया ये कश्मीर किसके पास रहेगा? इंडिया के पास रहेगा या पाकिस्तान के पास रहेगा? इसी कश्मीर की वजह से ऑफकोर्स जो कि इंडिया का पार्ट है भैया, पाकिस्तान तो इसको कभी ले भी नहीं पाएगा और इसको संभाल भी नहीं पाएगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि कश्मीर इंडिया का अखंड पार्ट है और इंडिया में ही रहेगा। तो वैसे जैसे कश्मीर एक मुद्दा है इंडिया और पाकिस्तान के वॉर का, वैसे एक ऑस्ट्रिया मुद्दा था कि भैया ऑस्ट्रिया पे कौन अधिकार करेगा, एक मुद्दा था फ्रेंच लोग और ब्रिटिशर्स लोगों के बीच में। तो इसी की वजह से ये एंग्लो फ्रेंच वॉर स्टार्ट हुआ था। ठीक है, उस समय फ्रेंच का मुख्यालय पुदुचेरी, सूरत, चंद्रनगर, माहे, कारिकल हुआ करते थे। एट दैट टाइम द मुख्यालय जो थे वो मैंने हेडक्वार्टर जो थे वो कहाँ पे थे? फ्रेंच लोगों के पुडुचेरी, सूरत, चंद्रनगर, माहे, कारिकल। ओके, एट दैट टाइम the main headquarters of French East India Company was in Puducherry, सूरत, चंद्रनगर, माहे, कारिकल। ओके, और उसी समय ब्रिटिश लोगों की 3 प्रेसिडेंसीज, देयर वर 3 प्रेसिडेंसीज ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दैट। ओके, which was that 3 presidency? कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे। आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द स्टोरी ऑफ कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे, राइट। 3 प्रेसिडेंसी थी, 3 प्रांत थे, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे। ये 3 प्रेसिडेंसी, 3 प्रांत थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। ठीक है,
अभी फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वॉर के बारे में हम बात करेंगे, वो क्या है, यानी फर्स्ट कर्नाटका वॉर क्या है, प्रथम कर्नाटक युद्ध क्या है, वो कब होता है आपका 1746 से लेकर 1748, ये 2 साल में आपका फर्स्ट कर्नाटक वॉर होता है, फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वॉर होता है, ठीक है, प्रथम कर्नाटक युद्ध होता है। क्या होता है एक्चुअली 1740 में ऑस्ट्रिया का लेकर उत्तराधिकार का युद्ध स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, यानी सक्सेसरशिप ऑफ ऑस्ट्रिया, ठीक है, ये वॉर स्टार्ट हो जाता है, ये वॉर ऑफ सक्सेसरशिप फॉर ऑस्ट्रिया फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट इन 1740। ओके, ये वॉर स्टार्ट कहाँ पे हो रहा है, यूरोप में हो रहा है, यूरोप में ब्रिटिशर्स है, यूरोप में ही फ्रेंच है, क्योंकि यूरोप में इंग्लैंड और फ्रांस आते हैं, इसलिए वहाँ पे वॉर स्टार्ट हो गया है कि भैया ऑस्ट्रिया किसके पास रहेगा 1740 में। लेकिन उस ज़माने में व्हाट्सएप वगैरह चीज़ें नहीं रहती थी, ठीक है, वो कितना 1740 की हम बात कर रहे थे, वो तो वहाँ पे इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं जा करती थी एक मतलब दुनिया की एक कोने से दूसरे कोने तक। तब क्या हुआ, लगभग 4 साल लगे इन 1744 इस युद्ध की जानकारी भारत पहुंची। तो 4 साल के बाद भैया की पता चला कि भैया चलो वहाँ पे वॉर चल रहा है, ठीक है, या कहाँ पे यूरोप में वॉर चल रहा है, यानी फ्रांस और इंग्लैंड एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। तो 1746 में जो इंडिया में जो फ्रांस के लोग या इंडिया में जो इंग्लैंड के यानी ब्रिटिशर्स लोग हैं उनमें स्टार्ट हो जाता है वॉर, ठीक है, 1746 में ये वॉर स्टार्ट हो जाता है। तो पौंडीचेरी का फ्रेंच गवर्नर, पौंडीचेरी में रहता है फ्रेंच गवर्नर, ऑफकोर्स वो कौन था, डुप्ले, ठीक है, डुप्ले था, जो मद्रास है, क्योंकि पौंडीचेरी के नज़दीक मद्रास है ना, बॉम्बे भी कलकत्ता, लेकिन वो बहुत दूर अंतर पे, तो वो उनसे थोड़ी ना लड़ाई हो, जो नज़दीक वाले रहेंगे ब्रिटिशर्स उनके साथ ही लड़ाई होंगी, है ना। तो मद्रास में जो ब्रिटिश गवर्नर था उस टाइम निकोलस मोर्स, ठीक है, तो ये डुप्ले और निकोलस मोर्स एक दूसरे के साथ लड़ाई करते हैं, ठीक है। ये जो निकोलस होता है, निकोलस मोर्स, ये ब्रिटिशर्स का होता है, और ये डुप्ले जो होता है वो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का होता है, ठीक है भैया। 1746 में क्या होता है, डुप्ले अटैक मद्रास, उसने मद्रास पे अटैक किया क्योंकि मद्रास पे ब्रिटिशर्स है, डुप्ले अटैक मद्रास एंड ही कनकर्ड मद्रास, ठीक है, उसने मद्रास पे अटैक कर दिया, मद्रास पे आक्रमण कर लिया और भैया मद्रास अपने तरफ ले लिया, मद्रास छीन लिया, यानी अभी मद्रास किसके पास है, फ्रेंच लोगों के पास है। डुप्ले जो फ्रेंच लोगों का गवर्नर है वो शक्तिशाली था उस टाइम, ठीक है, उसने क्या किया, भैया मद्रास अपने पास ले लिया, ठीक है। इसके बाद डुप्ले ने अंग्रेजों को मद्रास 4 लाख पाउंड में वापस भी किया। उसके बाद उसने क्या किया था, भैया 4 लाख पाउंड दे दो, ब्रिटिशर्स लोगों को बोला कि 4 लाख पाउंड आप मुझे दे दो और मैं आपको मद्रास रिटर्न करता हूँ, मैंने तो आपको जीत लिया आपका मद्रास, लेकिन 4 लाख पाउंड यदि आप दे दोगे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को तो भैया आपको मद्रास रिटर्न मिल जाएगा, ठीक है। तो ये 4 लाख पाउंड देखो बहुत बड़ी अमाउंट है इससे, ठीक है, 1746 की बात हो रही है, कितना बड़ा अमाउंट होगा, 4 लाख पाउंड, आज के है ना, आज के डेट में भी 4 लाख पाउंड ज़्यादा अमाउंट होता है, लेकिन उस वक्त ऑफकोर्स ज़्यादा ही था, ठीक है। ये थोड़ी सी बीच में एक लाइन है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी मैं बता देता हूँ। जो अनारुद्दीन था, एक अनारुद्दीन होता है, ठीक है, वो क्या करता है, वो एक्चुअली कर्नाटक का उस टाइम था, वो कर्नाटक में एक नवाब था, वो क्या बोला था इसको, डुप्ले को, कि भैया तूने क्या कर, तू इसको ये मद्रास ने क्या कर, मद्रास पे अटैक कर, ब्रिटिशर लोगों को डुप्ले को बोला होता है अनारुद्दीन ने, और तू उस पर क्या कर, अटैक कर और मुझे मद्रास दे दे। डुप्ले भी बोलता है ठीक है मैं कर दूंगा, लेकिन उसके बाद क्या होता है, डुप्ले ने 4 लाख पाउंड लेके मद्रास रिटर्न ब्रिटिशर्स को कर दिया था। अनारुद्दीन को लगता है कि भैया मुझे मिलेगा, लेकिन नहीं मिलता, इसलिए फिर क्या होता है, ये अनारुद्दीन और डुप्ले का वॉर हो जाता है। वो वॉर कौन सा होता है, वाडियर के युद्ध है ना, बैटल ऑफ वाडियर हो जाता है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये है कि वाडियर युद्ध में जो फ्रेंच लोग होते ना, उन्होंने अनारुद्दीन को डिफीट कर दिया। ओके, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी डिफीटेड अनारुद्दीन इन वाडियर के इन द वॉर ऑफ वाडियर। दिस इज नॉट मच इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1748 में एला शापिल की संधि होती है, ट्रीटी ऑफ एला शापिल। ओके, 1748 में एला शापिल की संधि होती है, और इस संधि के अनुसार बिकॉज ऑफ दिस ट्रीटी फर्स्ट कर्नाटक वॉर और फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वॉर एंडेड। ओके, कभी भी कुछ ट्रीटी होती है तो भैया वॉर एंड हो जाता है, तो उसी की वजह से आपको याद रखना है कि एला शापिल की संधि यानी ट्रीटी ऑफ एला शापिल, बिकॉज ऑफ ट्रीटी ऑफ एला शापिल फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वॉर एंडेड, बिकॉज ऑफ ट्रीटी ऑफ एला शापिल फर्स्ट कर्नाटक वॉर एंडेड। ये आपको याद रखना है। क्या हुआ था उसमें, एला शापिल की संधि में ट्रीटी में कुछ ना कुछ होता है कि भैया ये ज़मीन हमारा है, हमें दे दो, तुम्हारी ज़मीन तुम्हें ले लो, इस टाइप का होता है ट्रीटी, है ना। तो ब्रिटिशर्स लोगों ने क्या किया था, ब्रिटिशर्स को मद्रास मिल गया था और फ्रांस लोगों को पौंडीचेरी मिल गया, यानी अपना अपना उन्होंने लोकेशन, अपना अपना विलेज या अपना अपना सिटी उन्होंने ले लिया, ठीक है। तो फ्रांस को पौंडीचेरी मिल गया, फ्रांस वाले खुश, ब्रिटिशर्स को मद्रास मिल गया, ब्रिटिशर्स खुश, और उसी के साथ मद्रास जो लुइसबर्ग है नॉर्थ अमेरिका, उस
उसमें भी ब्रिटिशर्स लोगों ने मतलब उसको भी ले के रखा था, ठीक है, लुइसबर्ग जो कि एक्चुअली फ्रेंच लोगों का था, वो भी रिटर्न मिल गया फ्रांस यानी फ्रेंच लोगों को एला शापिल की संधि की वजह से, ट्रीटी ऑफ एला शापिल। ओके, ये आपको याद रखना है कि फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वॉर या फर्स्ट कर्नाटक वॉर किस ट्रीटी की वजह से एंड हुआ था, तो वो हुआ था एला शापिल की वजह से इन द ईयर ऑफ 1748। ठीक ही हो गया। अभी सेकेंड कर्नाटक वॉर के बारे में हम बात करेंगे। से फर्स्ट कर्नाटक वॉर तो अभी खत्म हो गया। सेकंड कर्नाटक वॉर भैया डायरेक्ट 1749 में ही स्टार्ट हो गया। 1749 से लेके 1754 तक ये चला सेकेंड कर्नाटक वॉर या सेकेंड एंग्लो फ्रेंच वॉर। मतलब एला शापिल की संधि हुई भैया 1748 में, एक साल में ही फिर से सेकेंड कर्नाटक वॉर स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये क्यों हुआ था, ये सेकेंड कर्नाटक वॉर या सेकेंड एंग्लो फ्रेंच वॉर क्यों हुआ था, ये रीजन उसका था इंटरनल डिस्टर्बेंस इन हैदराबाद एंड कर्नाटका। हैदराबाद एंड कर्नाटक दो प्रदेश, दो बहुत इंपॉर्टेंट ये डायनेस्टी रही है हैदराबाद और कर्नाटका में। ठीक है, हैदराबाद और कर्नाटका में इंटरनल डिस्टर्बेंस हो गया था। हैदराबाद कर्नाटक आपको पता है ना, वहाँ पे आंतरिक अशांति, हिंदी पढ़ने वाले बच्चे, इन हैदराबाद और कर्नाटक में आंतरिक अशांति होने की वजह से सेकेंड कर्नाटक वॉर हुआ था। अभी क्या हुआ था, कैसे हुआ था, थोड़ा डिटेल में देख लेते। चलो हैदराबाद की पहले बात करते। हैदराबाद में निज़ाम उल मुल्क था। निज़ाम उल मुल्क के बारे में हम और डिटेल में आगे पढ़ने वाले। अभी याद रखो कि जो निज़ाम उल मुल्क है उसका डेथ हो जाता है। निज़ाम उल मुल्क वहाँ पे राज कर रहा होता है हैदराबाद पे, लेकिन उसका 1748 में उसका डेथ हो जाता है। ऑफकोर्स हमने देखा है हिस्ट्री में, डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर में भी हमने देखा था, जब भी कोई राजा मर जाता है तो भैया उस फिर नेक्स्ट राजा कौन बनेगा, इसलिए हमेशा बैटल हुआ है। ठीक है, तो जैसे ही निज़ाम उल मुल्क मरता है तो उसका बच्चा जो होता है, उसका बेटा जो होता है, उसका सन जो होता है, वो होता है नसीर जंग। वो बोलता है कि अभी मैं राजा बनूंगा, और उसका ग्रैंडसन जो होता है निज़ाम उल मुल्क का जो था मुजफ्फर जंग, वो बोलता है कि मैं राजा बनूंगा। ठीक है, तो नसीर जंग और मुजफ्फर जंग ये एक दूसरे के साथ युद्ध करते हैं, इनके एक दूसरे के साथ रिश्ते खराब हो जाते हैं। ठीक है, किसके, नसीर जंग और मुजफ्फर जंग के। ठीक है, और नसीर जंग को कौन सपोर्ट कर रहा है, ब्रिटिश सपोर्ट करते हैं, और मुजफ्फर जंग को सपोर्ट कौन करता है, फ्रेंच सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऑफकोर्स नसीर जंग और मुजफ्फर जंग के यदि बैटल हो रहा है, उनका युद्ध हो रहा है, तो ऑफकोर्स ब्रिटिश और फ्रेंच लोगों का भी युद्ध हो ही रहा है। इसकी वजह से इनके रिलेशन खराब हो जाते हैं, इनके में वॉर हो जाता है ब्रिटिश और फ्रेंच लोगों के बीच में। वैसे ही कर्नाटक में क्या चल रहा है, कर्नाटक में अनवरुद्दीन है। ठीक है, वो नवाब बनना चाहता है। उसी के साथ दोस्त अली जो कि पूर्व नवाब था, अनवरुद्दीन अभी नवाब है, और पूर्व नवाब यानी दोस्त अली होता है कर्नाटक का। ठीक है, उसका जो दामाद होता है, दामाद यानी सन इन लॉ जो होता है, वो चंदा साहब होता है। ओके, दोस्त अली he was previously Nawab of Karnataka, okay, but his son-in-law Chanda Sahab, okay, he wanted to become Nawab, okay, and Anaruddin he was Nawab, okay, so of course there will be battle between Anaruddin and Chanda Sahab to become Nawab, okay, and Anaruddin he was supported by Britishers and Chanda Sahab he was supported by French. Of course, if there is battle between Anaruddin and Chanda Sahab, then automatically, indirectly there will be battle between British and French, and because of these two reasons, Hyderabad and Karnataka, second Karnataka war started, or second Anglo-French war started. ओके, ये हो गया। अभी इस युद्ध के दौरान अंग्रेज ज़्यादा शक्तिशाली साबित हुए। जब सेकेंड एंग्लो फ्रेंच वॉर या सेकेंड कर्नाटक वॉर हुआ था, उसमें ब्रिटिशर्स ज़्यादा हैवी थे। फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वॉर में जो ये फ्रांसीसी या फ्रेंच लोग ज़्यादा पावरफुल थे, लेकिन जो सेकेंड एंग्लो फ्रेंच वॉर होता है उसमें ब्रिटिशर्स ज़्यादा पावरफुल होते हैं। ठीक है, 1754 में ये आपको याद रखना है, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी होता है, और ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी की वजह से सेकेंड एंग्लो फ्रेंच वॉर खत्म हो जाता है। फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वॉर एला शापिल की ट्रीटी की वजह से खत्म होता है, और सेकेंड एंग्लो फ्रेंच वॉर ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी की वजह से खत्म होता है इन द ईयर ऑफ 1754। देन थर्ड कर्नाटक वॉर यदि हम देखेंगे, यानी तीसरा कर्नाटक युद्ध यानी तीसरा एंग्लो फ्रेंच वॉर यदि हम देखेंगे, उसका साल था 1758 से लेकर 1763 तक। ओके, दिस इज द थर्ड एंग्लो फ्रेंच वॉर। व्हाट द ईयर वाज 1758 लेके 1763 तक थर्ड एंग्लो फ्रेंच वॉर होता है। यानी 1754 में भैया पौंडीचेरी का ट्रीटी हो जाता है, उसी के 4 साल बाद 1758 से लेकर 1763 तक थर्ड कर्नाटक वॉर होता है, यानी तीसरा कर्नाटक युद्ध होता है। एक्चुअली क्या होता है, 1756 में यूरोप में फ्रेंच और ब्रिटिश लोगों का सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ होता है। क्या होता है एक्चुअली इन द ईयर ऑफ 1756 इन यूरोप, ओके, दिस इज हैपनिंग इन यूरोप, द ब्रिटिश एंड फ्रेंच पीपल दे वर फाइटिंग फॉर 7 years, ओके, 7 साल तक उनका एक युद्ध होता है, वो सप्तवर्षीय युद्ध स्टार्ट हो जाता है, और उसी की वजह से इंडिया में भी ब्रिटिश और जो फ्रेंच लोग होते हैं उनका युद्ध स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है, ब्रिटेन में अंग्रेज और फ्रेंच के बीच में सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हुआ, और उसी की वजह से भारत एक बार फिर फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच युद्ध हुआ, जो कर्नाटक थर्ड वॉर कहलाए। सेम थिंग, ओके, इन ब्रिटेन, ओके, इन ब्रिटेन ब्रिटिशर्स एंड फ्रेंच पीपल fought for 7 years, and because of that only in India also French people and British people started war.
सेम थिंग। ओके, इन 1760 वॉन्डीवॉश का युद्ध होता है, बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन थर्ड कर्नाटक वॉर और थर्ड एंग्लो फ्रेंच वॉर। इन 76 देयर वर वन वॉर विच वॉज बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश। और ठीक है, इसमें क्या होता है, फ्रेंच और ब्रिटिशर्स फाइट करते हैं, इंडिया के अंदर ये वॉर हो रहा है। दिस वॉर वॉज इन इंडिया एंड इन 76 इट वॉज बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश इन विच फ्रेंच एंड ब्रिटिशर्स दे वर फाइटिंग विथ ईच अदर। ठीक है, उसमें क्या होता है, ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं। ओके, हु वन दिस बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश? इट वॉज वन बाय ब्रिटिशर्स। ओके, ये आपको याद रखना है, बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश ब्रिटिशर्स ने जीत लिया। ठीक है, इस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसी को पराजित किया, उसके प्रभाव को समाप्त किया। ओके, दिस बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश इट वॉज वन बाय ब्रिटिशर्स। ओके, ब्रिटिशर्स डिफीटेड फ्रेंच एंड अबॉलिश देयर डोमिनेंस, मीन्स अबॉलिश फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनीज डोमिनेंस। ओके, सो थर्ड एंग्लो फ्रेंच वॉर इट वॉज वन बाय ब्रिटिशर्स. Third Karnataka war was won by Britishers. Okay, so this also war will be ended by some treaty. Okay, so in 1766 there was Treaty of Paris. Okay, first Anglo-French war it was ended by Treaty of Aix-la-Chapelle Treaty. Okay, second Anglo-French war it was ended by Treaty of Pondicherry. ठीक है, पौंडीचेरी की संधि की वजह से वो एंड होता है। और जो थर्ड एंग्लो फ्रेंच वॉर होता है या थर्ड कर्नाटक युद्ध होता है इन 1763 में, वो ट्रीटी ऑफ पेरिस या पेरिस की संधि की वजह से खत्म हो जाता है। ठीक है, इसी संधि के कारण कर्नाटक थर्ड वॉर खत्म हो जाता है। तो ये हर एक वॉर कौन से ट्रीटी से खत्म होता है ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये सारा है, इसके बाहर एक भी क्वेश्चन 100% नहीं आने वाला है। एकदम आराम से आपको चीज़ों को पढ़ना है। ठीक है, बस इतना है, एकदम रिलैक्स होके पढ़ो, इधर उधर मत भागो, कॉन्सेंट्रेट करो और रिवीजन करते रहो। ठीक है, रिवीजन करते रहो। और एमसीक्यू जैसे हम ऐप पे भी हम एमसीक्यू का प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप भी कोई बुक खरीद सकते हो, कुछ ना कुछ बुक खरीदो एमसीक्यू का, नॉट फॉर थ्योरी, एमसीक्यू को बुक खरीदो और वहाँ से एमसीक्यू को प्रैक्टिस करो। आपका 101% बहुत बढ़िया स्कोर होने वाला है। इतना डिटेल में कोई नहीं पढ़ता, ठीक है, इतना अच्छी तरह से कोई नहीं पढ़ता, बस आप लोग पढ़ रहे हो और इतना पढ़ना भी पड़ेगा, अभी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इतना रिक्वायरमेंट है। मैं हमेशा बोलता कि भैया एसएससी इतना पूछ रहा है ना, तो हमें इतना पढ़ना चाहिए। ठीक है, इसकी वजह से हम कॉन्फिडेंटली अंदर जाते हैं, एग्जाम हॉल में जाते हैं, फिर एक भी क्वेश्चन हम रॉन्ग करके नहीं आते और हमें वही करना होता है, क्योंकि अभी मतलब माहौल ही ऐसा है कि भैया ज़्यादा से ज़्यादा हमें स्कोर करना होता है। ठीक है, ये बात है। और ये एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, एसएससी के कोई भी एग्जाम, ठीक है, उसकी वजह से उसके तरह ही स्टेट पीसीएस एग्जाम तक भी ये अपना कंटेंट जाता है, आपको बहुत बहुत फ़ायदा करने वाला है। तो एकदम डिटेल में एकदम रिलैक्स होकर आपको पढ़ना है, कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। ये नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, आपको जहाँ पे लगते थोड़े बहुत आप चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स थोड़ा सा मतलब जहाँ पे आपको इंग्लिश में लिख लो, है ना, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा बहुत चेंजेस होता है, कुछ ज़्यादा ये नहीं होता है। वैसे तो आप रिलैक्स होकर बहुत ही अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, लेकिन बार बार चीज़ों को रिवाइज करो। ठीक है, और आपके दोस्तों को भी बोलो, मुझे भी आप व्हाट्सअप कर सकते हो, भैया आपको कैसा लग रहा है, कोर्स क्या लग रहा है, मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन आता है, अच्छा आपको अच्छा लग रहा है हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो और आपके दोस्तों को भी बताओ कि बहुत अच्छा यहाँ पे कंटेंट मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन में होते हैं, उनको समझ में नहीं आता है क्या चल रहा है, क्या करें हम प्रिपरेशन का। ठीक है, इसलिए आप ये उनकी भी हेल्प कर दो। ठीक है, फिर चलो, फिर थैंक यू सो मच।